लाइफ चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 12th यूपी बोर्ड, सर हेनरी वॉटन ने लिखा हुआ है। कुछ चीजें आपको जानना चाहिए जो हम नोट पर करते हुए चलेंगे। पहले तो ये राइमिंग वर्ड जान लीजिए आप, राइमिंग स्कीम जान लीजिए आप, और फिगर्स ऑफ स्पीच आप जान लेंगे तो बेहतर है। लेकिन अभी हम फिगर्स ऑफ स्पीच आपको कराए नहीं है, इसलिए फिगर्स ऑफ स्पीच पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इतनी बातें मैं जरूर बता दूंगा कि यहाँ पे कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच होगा, कौन सा यहाँ पर राइमिंग स्कीम है, कौन सा यहाँ पर राइमिंग वर्ड है। ठीक है, आइए बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और बहुत ही मजा आने वाला है आपको इस पोएट्री में। ठीक, देखिए ये एक नोट है। जो भी चीजें मुझे कुछ लिखनी होगी तो मैं यहाँ पर आपको लिख करके समझाऊंगा। तो 3 चीजें जानना बहुत जरूरी है। अगर आप पोएट्री सीख रहे हो तो ये जानना बहुत जरूरी है। पहला, राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड, ठीक है। दूसरा, राइमिंग स्कीम, राइमिंग स्कीम, और तीसरी जो जरूरी बात होती है वो होती है फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये 3 चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। क्यों? अगर इसे जानते हैं तो उसकी गहराई अंदर तक पढ़ने में मजा आता है। और जब तक पोइट्री की गहराई में न जाए, जैसा वर्ड्सवर्थ कहते हैं, पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, जब तक अंदर से मजा नहीं आता, जब से हृदय आनंदित नहीं होता, तब तक पोइट्री का कोई बहुत मजा नहीं आता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते चलते हैं क्या कैसे हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो देखिए पहला जो यहाँ पर हमने पहला स्टैंजा लिखा हुआ है, पहला स्टैंजा है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill। ठीक है, आइए यहां से थोड़ा सा मैं कलर अच्छा ले लेता हूं। अब देखिए कुछ बातें जानना जरूरी है। पहले कि अगर किसी चैप्टर का आप टाइटल लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, टाइटल लिख रहे हैं, तो उसके हर एक वर्ड का पहला लेटर, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल से होना चाहिए। हर एक वर्ड का पहला लेटर किससे होना चाहिए? कैपिटल से होना चाहिए। जैसे कैरेक्टर ऑफ हैप्पी आप लिख रहे हैं तो कैरेक्टर का सी, ऑफ का ओ, अ का तो ए, हैप्पी का एच, लाइफ का एल, ये कैपिटल से रहना चाहिए, तभी आपका सही माना जाता है। और आप देखते होंगे कि ये कहीं पे आपको कोई बताता नहीं है, इसलिए आप क्या करते हो, एग्जाम में गड़बड़ी कर देते हो। और जैसे ही एग्जामिनर आपके एक्सप्लेनेशन को देखता है, रेफरेंस को देखता है, कॉन्टेक्स्ट को देखता है, एक्सप्लेनेशन को देखता है, तुरंत आपकी जनरल मार्किंग दे देता है, 4 नंबर 5 नंबर देके आपको हटाता है। क्यों? ये बेसिक सी गड़बड़ी जब आप नहीं सुधार पाए तो इसका मतलब आपको पोएट्री की कोई जानकारी नहीं है। तो याद रखिएगा कि ये बेसिक जानकारियां जो होती है वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जरूरी होती है हर एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है मेरे भाई, तो क्या हमने सीखा है? पहली बात आपको सिखाया कि जो टाइटल होता है, जो चैप्टर का टाइटल होता है, उसका फर्स्ट लेटर हर एक वर्ड का कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, यही चीज फॉलो करेंगे आप राइटर, कंपोजर के नाम पर भी। कंपोजर के नाम का हर एक पहला वाला लेटर, हर एक पहला वाला लेटर, हर, जैसे मान लीजिए सर हेनरी वॉटन है तो सर का एस, हेनरी का एच, वॉटन का डब्ल्यू, ये किससे होना चाहिए? कैपिटल लेटर से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? कैपिटल लेटर से होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? तो ये जैसे ही अब देखेगा एग्जामिनर, वो जान जाएगा कि आपने गहराई से पढ़ी हुई है और आपको ये डेप्थ में पता है, तो आपकी वो कॉपी को थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर के चेक करेगा। ठीक, और आपको जाहिर सी बात है अच्छे नंबर मिलेंगे। 8 नंबर का है तो 7 नंबर 8 नंबर देगा वो। ठीक है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आप ये भूल जाना कि आपको कुछ अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है जी, अब देखिए तीसरी वाली बात क्या, तीसरी वाली बात कि जो ये पोएम लिखी जाती है, जो ये पोएम लिखी जाती है, उसकी हर एक लाइन का पहला लेटर, हर एक स्टेंजा के हर एक लाइन का पहला लेटर भी कैपिटल से होना चाहिए। अब आप देखोगे कि जो नई किताबें छप के आई हैं वो बहुत सारी किताबों में ये चीज की भी गड़बड़ी की है।
जब किताबों में गड़बड़ी है तो टीचर चाहे कितना भी बढ़िया बता ले, कितना भी अच्छे से समझा ले, लेकिन स्टूडेंट मानने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जान रहा है कि ये टीचर जो है वो उसी बुक से पढ़ पढ़ के पढ़ाता है। तो आप मुझे बताना जरा, उस बुक में क्या ये चीजें लिखी थी? क्या नहीं लिखी थी? अरे ये बुक जो लिखी जाती है वो सब कॉपी पेस्टेड होते हैं, ये सब लोग इधर उधर से उठा उठा के टाइप करके ऐसे कर देते हो। टाइपिस्ट आप जान रहे हो, इतने बड़े टाइपिस्ट अगर नॉलेज वाले होते तो फिर सबके सब राइटर होते, तो ऐसा नहीं होता। तो याद रखना 3 बातें कि चैप्टर जो टाइटल होता है उसका हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल से होगा। दूसरी बात, कंपोजर या राइटर जो होंगे उनके नाम का हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल से होगा। तीसरी बात बताया कि जब भी पोएम आप लिख रहे हो तो हर एक पोएम के हर एक लाइन का पहला लेटर कैपिटल से होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आइए समझते हैं राइमिंग वर्ड। क्या समझते हैं? राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड जैसे ही हमने कहा तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, संगीत या धुन या तुक। इसी को हम लोग तुक भी कहते हैं, तुकांत। ठीक है, तो राइमिंग वर्ड क्या होता है? ऐसे शब्द जिनकी बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो एक जैसा साउंड दे, एक जैसा साउंड दे, तो उसी को हम लोग कहते हैं राइमिंग वर्ड। जैसे अगर हम कहें कि फॉग, और इसका राइमिंग वर्ड बताओ, तो आप कहोगे डॉग, है ना? जैसे मैं कहूं बॉक्स तो आप कहोगे फॉक्स। क्यों? क्योंकि एक जैसा बोलने पे आ रहा है, अंत में एक जैसा बोलने पे आ रहा है। जैसे देखो ये हमने क्या लिखा, फॉक्स, तो आपने बताया क्या, बॉक्स। क्यों बताया? क्योंकि ये बी से हमको एफ से अंतर नहीं है, ये ऑक्स ऑक्स जैसा आ रहा है ना, इसलिए ये फॉक्स जो है वो बॉक्स का, और ये जो बॉक्स है वो फॉक्स का राइमिंग वर्ड है। आई बात समझ में? अब यहां पर देखो, आपके स्टेंजा में देखो, यहां पर लिखा गया टॉट। क्या लिखा गया? टॉट। यहाँ पे क्या लिखा? विल। अब बताओ टॉट के जैसा विल आ रहा है क्या? आप कहोगे नहीं आ रहा, लेकिन बताओ टॉट के जैसा थॉट आ रहा है क्या? टॉट के जैसा थॉट आ रहा है क्या? तो आप कहोगे हाँ सर आ रहा है। तो टॉट का राइमिंग वर्ड क्या हुआ? थॉट। टॉट का राइमिंग वर्ड क्या हुआ? थॉट हुआ। आई बात समझ में? ऐसे ही अगर मैं विल का राइमिंग वर्ड आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर स्किल, एक ही जैसा बोला जा रहा है। तो मतलब विल का राइमिंग वर्ड जो होगा वो क्या होगा मेरे भैया? स्किल होगा। विल का राइमिंग वर्ड क्या होगा? स्किल होगा। और यहाँ पर टॉट का राइमिंग वर्ड क्या होगा? थॉट होगा। अब समझ में आया? तो आपको 2 चीज समझ में आ गई कि इसका राइमिंग वर्ड कैसे निकालेंगे, और हर एक लेटर जो होगा वो फर्स्ट वाला लेटर किससे रहेगा? कैपिटल से रहेगा। ठीक है, ब्लॉक लेटर में रहेगा। इतनी बात आप लोग सीख गए। अब सिखाता हूं राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम राइमिंग वर्ड से ही डिसाइड किया जाता है। राइमिंग स्कीम जो होता है वो राइमिंग वर्ड से ही डिसाइड किया जाता है। आप देखो, जैसे आप एक्सप्लेनेशन आपको आ गया और आपने लिख दिया, रेफरेंस लिख दिया, कॉन्टेक्स्ट लिख दिया, एक्सप्लेनेशन लिख दिया, या रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिख दिया, तो आप मुझे बताओ क्या आपने कुछ अलग किया? क्या नहीं किया। वो जो गाइड में मिलती है सभी लोग वो गाइड का मान लो नकल करके लिख दिए, या मान लो रट्टा मार के लिख दिए, तो आप में और उनमें कुछ अंतर नहीं रहेगा। एग्जामिनर जानता है सब लोग वैसे ही कॉपी किए, तो आपको भी वैसे ही नंबर देगा जैसे वो सबको देगा। ठीक है ना? तो आपको अधिक नंबर लेना तो उसके लिए कुछ इंटेलिजेंस लगाना पड़ेगा, कुछ बुद्धि तो लगानी ही पड़ेगी। हाँ, तो बुद्धि कैसे लगाओगे वो जरा देखो, बढ़िया चीज बता रहा हूं क्या, कि नीचे आप रिमार्क लिखा करो। नीचे जैसे रेफरेंस लिख दिए, कॉन्टेक्स्ट लिख दिया, एक्सप्लेनेशन लिख दिए, ठीक है, तो उसके नीचे एक लिखो रिमार्क, या ईवी, या आई, या ऐसे कुछ चीजें, नोटा बीन, एनबी, ऐसा लिख दिया करो। तो उसके लिखने पर क्या क्या लिखोगे? वहां पर फिगर ऑफ स्पीच लिख दिया करिए आप, वहां पर राइमिंग स्कीम लिख दीजिए, राइमिंग वर्ड लिख दीजिए। कुछ कठिन शब्द आए हो तो उसका भी एक्सप्लेनेशन आप लिख दीजिए, अर्थात उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए, डिस्क्राइब कर दीजिए उसको, उसका और भी वर्ड बता दीजिए, सिंपल। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी देखता है तो उसे लगता है हाँ यार बंदे ने अंदर तक पढ़ाई की है एकदम, और ढंग से पढ़ा हुआ है, तो आपको पूरे का पूरा नंबर देता है, मेरी गारंटी है। ठीक है, अब आइए, अब देखिए हमको क्या करनी है, राइमिंग स्कीम निकालनी है। राइमिंग स्कीम क्या होता है जरा उससे समझो। राइमिंग स्कीम राइमिंग वर्ड पे डिपेंड करता है, मतलब जिसका जिसका राइमिंग वर्ड सेम है, जो जो राइमिंग वर्ड है उन्हें एक लेटर दिया जाता है, और जो डिफरेंट है उनके बाद वाला लेटर उन्हें दिया जाता है। अब आओ यहां पर समझते हैं। जैसे यहां पर लिखा गया टॉट, क्या लिखा गया? टॉट। इसको मान लो ए, स्मॉल में मानना, क्या है? ए मान लिया। क्या मुझे बताओ विल का भी प्रोनाउंसिएशन टॉट जैसा आ रहा है क्या? आप कहोगे सर नहीं आ रहा। तो बेटे कैसे इसे बनाओगे? इसको आप लेटर का नाम दे दो बी। ठीक है, अब आप मुझे बताओ जरा, यहाँ पे जो थॉट लिखा हुआ है, ये जो थॉट लिखा हुआ है इसका प्रोनाउंसिएशन किसके जैसा रहा है? आप कहोगे अरे सर ये तो टॉट का, ये टॉट का, ये आपका होमोफोन है, ये टॉट के जैसा आ रहा है। होमोफोन नहीं है लेकिन टॉट के जैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो ये तो सर
राइमिंग वर्ड है टॉट का, तो इसको भी आप क्या नाम दे दो, ए। ठीक है, अब आप बताओ स्किल किसके जैसा बोला जा रहा है, तो आप कहोगे सर ये तो बिल जैसा बोला जा रहा है, बस बन गया काम। इसको आप नाम दे दो क्या, बी, और इसको एक साथ लिखो, कैसे लिखोगे, ए बी, तो कौन सी राइमिंग स्कीम बनी, ए बी राइमिंग स्कीम बनी। ठीक है, अब आप और गहराई से जब साहित्य पढ़ाने लग जाएंगे, लिटरेचर के और लिटरेचर का ओरिजिन पढ़ाने लग जाएंगे, विकास डेवलपमेंट पढ़ाने लग जाएंगे, तो उसमें आपको बताएंगे कि ए बी कैसे होता है, पेट्रार्कियन होता है, शेक्सपियरियन होता है, कौन कौन सा होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अभी आपने देखा कि राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी, और आई होप कि आप सब लोग आराम से अब निकाल लिया करेंगे। ठीक है, मैं इस बात को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, कैसे आप लोग करेंगे। करना कुछ नहीं है मेरे भैया, जिसका जिसका राइमिंग वर्ड मिले, जिसको जिसको बोलने में एक जैसा बोला जाए, उसको एक लेटर दिया करिए, और जो बोलने में थोड़ा सा अलग हो उसको आप दूसरा लेटर दिया करिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया है टॉट, क्या लिखा गया, टॉट, तो आपने मान लो इसको आपने क्या दे दिया, टॉट को आपने दे दिया भैया ए। तो आप बताओ टॉट के जैसा क्या थॉट बोला जा रहा है क्या, हाँ बोला जा रहा है, तो आप इसको भी दे दो ए, क्या दे दो, ए दे दो। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर विल देख रहे हो, विल क्या टॉट जैसा बोला जा रहा है, नहीं। थॉट जैसा बोला जा रहा है, नहीं, तो इसको आप नाम दे दो बी का। तो आप बताओ स्किल किसके जैसा बोला जा रहा है, आप कहोगे सर विल जैसा बोला जा रहा है, तो इसका भी नाम दे दो बी, क्या नाम दे दो, बी। अब आप इसको ऐसे सिंपली जैसे आपने बनाया है वैसे ही इसको लिख दो, तो क्या लिखोगे, ए बी लिख दिया, ए बी, तो राइमिंग स्कीम क्या बनी, ए बी राइमिंग स्कीम बन गई। समझ में आया। अब आइए हम लोग इसके पढ़ने पर चलते हैं। देखिए मैंने आपको जैसा मेरे थंबनेल्स में आपने देखा बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन, तो मैं बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन करूंगा, पहले आपको हिंदी में समझाऊंगा, फिर इसी चीज को इंग्लिश में समझाऊंगा, और जैसे ही पूरा चैप्टर हो जाएगा उसके बाद इस पूरे चैप्टर का आपको सेंट्रल आइडिया भी आता है। आप जानते हैं सेंट्रल आइडिया भी आपसे पूछा जाता है, तो इसकी सेंट्रल आइडिया भी आपको तुरंत इसी चैप्टर के लास्ट में आपको सेंट्रल आइडिया भी दे दूंगा। थोड़ी देर स्क्रीन को रोकूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। याद रखिए ये जो सेंट्रल आइडिया मैंने खुद लिखी हुई है, और ये सेंट्रल आइडिया आपको किताबों कॉपी वाला नहीं मिलेगा, बड़ा बड़ा आप लिखने लग जाओगे तो फिर कोई सेंट्रल आइडिया नहीं होगी, वो पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। तो छोटे में मैंने कोशिश किया 5 लाइन 6 लाइन में उसके निचोड़ को लिख देने का। ठीक है, और आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। आइए शुरुआत करते हैं। अभी तक जो बताया इंपॉर्टेंट था, अब जो बता रहा हूं वो और इंपॉर्टेंट है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, लिखा गया है हाउ हैप्पी इज ही बोर्न ऑन टॉट। पहले कुछ कठिन शब्द है उसे जान लेते हैं। हाउ हैप्पी जो ये लिखा गया है ये एडजेक्टिव बनाया गया है, क्या बनाया गया है, एडजेक्टिव बनाया गया है। हाउ हैप्पी, हाउ हैप्पी मतलब कितना खुश, कितना प्रसन्न। बॉर्न, अब यहाँ पे बॉर्न का मतलब जो निकलेगा वो निकलेगा जन्म। बॉर्न का क्या मतलब होगा, जन्म। ये टॉट, टॉट जो है ये टीच से बना है, कहां से बना है, टीच से बना है। टीच मतलब सिखाना, और टॉट मतलब होती है यहां पर सीखा हुआ, या यहां पर जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा शिक्षा। क्या अर्थ निकलेगा, शिक्षा। ठीक है, ये जो सर्वेत है ये आर्चैइक इंग्लिश का पार्ट है, ये आर्चैइक इंग्लिश का पार्ट है। ये आर्चैइक इंग्लिश में क्या होता था कि जो ये टीएच लिखा है, जो आज हम लोग एस या ई एस फॉर्म पढ़े हैं, एस या ई एस फॉर्म, एस या ई एस फॉर्म पढ़े हैं, ये पहले एस या ई एस नहीं होता था, इसे पहले टीएच फॉर्म लिखा जाता था, टीएच प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाने के लिए। तो जब ऐसे सर्व्स लिखना होता था हमको, सर्व्स, तो ये सर्व्स नहीं लिखते थे, ये क्या करते थे, इस एस की जगह पर क्या लिखते थे, टीएच लिखते थे। तो क्या लिखा गया, सर्वेत। तो जब जब ये आएगा सर्वेत, तो वहां पे ये आर्केक इंग्लिश है, आर्केक इंग्लिश रहेगा। जहां जहां ऐसे टीएच वाला फॉर्म आएगा उसे आप क्या समझोगे, एस या ईएस वाला फॉर्म समझोगे। ठीक है, बात इतनी बात समझ में आ रही है ना। चलो अब आगे देखते हैं। थोड़ा थोड़ा मिटाते भी चलता हूं, तो ये सब बात जो मैं आपको बता दे रहा हूं इसे आप अच्छे से समझ लिया करिए। ठीक है सरकार, ताकि ये बार बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो क्या हो गया, सर्विस, ये सब सर्विस जो लिखा उसे सर्व से समझेंगे, सब मतलब सेवा करना। अनादर मतलब किसी और विल, विल मतलब आप सब लोग जानते ही हैं, अनादर। अब ये देखो
ये अनदर, अनदर मतलब कोई और, विल मतलब इच्छा, विल मतलब इच्छा, विश, ठीक है, विल मतलब इच्छा या विश, ठीक भाई, इच्छा। देखो बहुत बढ़िया तो नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम सभी शब्दों की अंग्रेजी बोल दिया करो, हिंदी बोल दिया करो। तो आप मेरे साथ जब भी पढ़ रहे हैं तो आप पेन पेपर लेके बैठे, ताकि जो कुछ चीजें मैं बता रहा हूं उसे आप लिख लिया करिए, ठीक है। मेरी गारंटी है कि मैं आपको हर चीजें अलग बताऊंगा, कोई भी ऐसे नहीं मिल पाएगा या जो हर चीजें आपको खोद खोद के बताता रहेगा, अंदर से कुरेद कुरेद के बताता रहेगा। आप पूछो या ना पूछो, मैं खुद बताऊंगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट करते रहो, लाइव सेशन चल रहा है, कमेंट करते रहो, मैं कमेंट आपके देखता हूँ, ठीक है। स्क्रीन पे कमेंट नहीं दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि कमेंट देखते रहने डिस्टरबेंस होता है, इसलिए मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ। बस आप लोग काम करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। अब देखो हुज यहाँ पर जो लिखा गया है वो पजेसिव केस में लिखा गया है। यहाँ पर आर्मर लिखा गया है। आर्मर का क्या मतलब होता है? आर्मर कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। आर्मर का मतलब होता है, कहां पे लिख दो, ये यहां पर लिख दे रहा हूं, कवच। आर्मर का मतलब होता है कवच, ठीक है। आर्मर का मतलब क्या होता है? कवच। अब देखो यहां पर लिखा गया ही इज ऑनेस्ट। इसे बहुत बच्चे हॉनेस्ट पढ़ते हैं, ये हॉनेस्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ईमानदार। थॉट जो है वो थिंक शब्द से बना है, थिंक से बना है थॉट, तो ये यहां पर अर्थ देगा विचार का। क्या अर्थ देगा? विचार का। अब देखिए मैं ये सब नहीं बता रहा हूं थिंक से थॉट बना तो कैसे अर्थ चेंज हुआ, या थिंक का थॉट क्या क्या हो सकता है, ये सब चीजों के बारे में नहीं बता रहा हूं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। सिंपल मतलब साधारण, ऑर्डिनरी, छोटे मोटे। ट्रथ, ट्रथ का मतलब होता है सत्य। अटमोस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, अटमोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, और अटमोस्ट का मतलब होता है सबसे बढ़िया, बेस्ट, ठीक। क्या होता है? बेस्ट। स्किल, स्किल का मतलब होता है एबिलिटी। क्या होता है? एबिलिटी मतलब कुशलता या योग्यता, ठीक है। इतनी बातें, ये तो पूरा वर्ड आपको मैंने बता दिया। अब आइए एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका, आइए आपको समझाते हैं। पहले मैं हिंदी में बताऊंगा, मैंने आपको पहले ही कमिटमेंट कर रखा है, पहले मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, फिर आपको इसी चीज को मैं इंग्लिश में बताना चालू करूंगा, ठीक है। पहले हर चीज हिंदी में, फिर उसके बाद इसी चीज का एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में, पूरी चीजें बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा गया है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। इज ही का मतलब वह व्यक्ति, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जिसकी, जिसकी बॉर्न, बॉर्न मतलब जन्म, या टॉट, टॉट मतलब शिक्षा, जिसकी शिक्षा या जिसका जन्म, दैट सर्विथ नॉट अनदर्स विल, जिसकी शिक्षा या जिसका जन्म किसी दूसरे की विल की, विल मतलब इच्छा की सेवा नहीं करता, दूसरे की इच्छा की सेवा नहीं करता। अर्थात ऐसा व्यक्ति, ऐसा जन्म या शिक्षा से वो व्यक्ति कितना खुश है, ऐसे जन्म या शिक्षा से वो व्यक्ति कितना खुश है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। आगे लिखा गया है whose armor is his honest thought। आप ऐसे समझे, his honest thought is whose armor, his honest thought, उसका जो विचार है, उसका जो ईमानदारी भरा विचार है, मात्र वही उसका आर्मर, कवच है, सुरक्षा कवच है या सुरक्षा का हथियार है। एंड और सिंपल ट्रथ हिज अटमोस्ट स्किल, और उसकी हिज अटमोस्ट स्किल, और उसका जो ये साधारण साधारण जो सरल सरल सत्य है, वही उसकी हिज सिंपल ट्रथ, वही जो साधारण साधारण सत्य है, हिज अटमोस्ट स्किल, वही उसकी सबसे बेहतरीन, सर्वोत्तम, सबसे अच्छी कुशलता है या सबसे अच्छी योग्यता है। आई बात समझ में? चलिए एक बार मैं यही एक्सप्लेनेशन फिर से दोहराता हूं। लिखा गया हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। वह व्यक्ति जिसका जीवन या शिक्षा किसी दूसरे व्यक्ति के इच्छा के अनुसार नहीं होती है, कितना प्रसन्न है। हाउ हैप्पी, वो बहुत प्रसन्न है। दैट सर्विथ नॉट अनदर्स विल, जो किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है। Whose armor is his honest thought, उसका जो ईमानदारी भरा विचार है वही उसका सबसे अच्छा, सबसे सुरक्षात्मक हथियार है। एंड
सिंपल ट्रथ इज अटमोस्ट स्किल, और जो उसके साधारण साधारण है, जो उसके सरल सरल सत्य हैं, वही उसकी सबसे बेहतरीन योग्यता है, सबसे अच्छी उसकी कुशलता है। ठीक है, अब इसी एक्सप्लेनेशन को इंग्लिश में भी देखिए, लिखा क्या है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न नॉट टॉट, द मैन हु डज नॉट हैव टू एक्ट that serveth not another's will, that serveth not another's will, the man who does not have to act as others wish is very happy, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill, his life is virtuous with no ill will for anybody, he therefore needs no protection, truth is his only talent, he needs no other talent, he needs no other talent, this is the gift of God which helps him to lead a happy and honorable life। ठीक है, समझ में आई ना बात आपको? तो इसे आप क्या करिएगा, जब मैं चीजों को बोल रहा हूं, देखिए मैं लिख तो नहीं पाऊंगा, तो आप जब मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं इंग्लिश में, तो आप बड़े ध्यान से सुना करो। आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए भैया वीडियो को डाउनलोड मत किया करिए, जब मैं इतनी मेहनत से बनाता हूं, आप डाउनलोड कर लेते हो तो वॉच आवर नहीं मिल पाता, वॉच नहीं हो पाता बहुत ज्यादा, और अगर आप वॉच आवर नहीं दोगे तो फिर मैं आगे वीडियो क्यों बनाऊंगा? मैं आपसे कोई पैसे नहीं लेता, मेरी क्लासेस का कोई फी नहीं है, फ्री में सब काम कर रहा हूं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियोस को देखा करो। ठीक है, पूरी वीडियो देखा करो, एक बार पूरी वीडियो देखा करो, उसके बाद डाउनलोड भी कर लिया करो भाई, तो क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बार मेरी वीडियोस को पूरा देखा करो। ठीक है, आगे स्टेंजा नंबर 2 देखिए, स्टेंजा नंबर 2 में क्या कहा गया है, कहा whose passions not his masters are, whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the word with care of princely love or vulgar breed। तो पहले थोड़े थोड़े शब्दों को समझते हैं। आइए जरा यहाँ पर राइमिंग वर्ड आप देख लीजिए, आयर, केयर, डेथ, ब्रेथ, ये ए बी ए बी, राइमिंग स्कीम फिर से क्या बनी, ए बी ए बी। ठीक है, आगे जरा अर्थ समझते हैं। देखिए अर्थ में क्या लिखा गया है, whose passions, पैशंस मतलब क्या होता है, पैशंस मतलब क्या होता है, तीव्र इच्छा, उत्तेजना, उत्तेजना। मास्टर, मास्टर मतलब होता माहिर, लेकिन यहां पर अर्थ निकलेगा हावी होना, हावी होना। जैसे हम सबके ऊपर हमारी इच्छाएं हावी हो जाती हैं, जैसे मोबाइल लेना है, घर पे कुछ भी हो जाए, झगड़ा झंझट कर लेंगे लेकिन मोबाइल लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा हमारे ऊपर हावी है। सोल, सोल मतलब होता है आत्मा, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार होना, डेथ, डेथ मतलब मृत्यु, डेथ मतलब क्या होता है, मृत्यु। ठीक है, डेथ का मतलब क्या होता है, मृत्यु। अनटाइड, अनटाइड मतलब होता है जो टाई, टाई मतलब होता है बधा हुआ ना, टाई मतलब क्या होना, बधा होना, और अन लगा दिया तो मतलब जो बधा ना हो वो क्या हो जाएगा, मुक्त या स्वतंत्र। ठीक, अनटू द वर्ड विद केयर, केयर मतलब संसार की जो परवाह, परवाह मतलब उसकी क्या कहते हैं उसे हिंदी में, केयर करना, आप जानते हो। प्रिंसली मतलब राजाओं की, लव, लव मतलब प्रेम, या राजाओं का आप कह सकते हैं कि कोई दया। वल्गर ब्रीथ मतलब साधारण साधारण लोगों की, साधारण लोग जो होते हैं, जो छोटे छोटे लोग होते हैं उनकी आलोचना, आलोचना, साधारण लोगों की आलोचना। ठीक है, ये आपको मैंने इसका मीनिंग बता दिया। अब हम सबको सीखना है इसका अर्थ। लिखा गया whose passions not his masters are, उसकी जो तीव्र इच्छाएं, उसकी जो मन की इच्छाएं हैं, उसका जो मनोवेग है वो उसके ऊपर हावी नहीं है, वो उसके ऊपर हावी नहीं है, अर्थात वो अपनी मन की इच्छाओं को, अपनी मन की जो तीव्र इच्छाएं हैं, जो क्रोध है, भय है, हर्ष है, मोह है, इन सब को अपने वश में करके रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है, अपने नियंत्रण में रखता है। Whose soul is still prepared for death,
उसकी अंतरात्मा सदैव मरने के लिए तत्पर रहती है। कहने का अर्थ क्या निकलेगा, वह कभी भी मौत से नहीं डरता, अर्थात वो मृत्यु के लिए सदैव तत्पर रहता है, उसे मौत से कोई भय नहीं लगता। अनटू अनटाइड, अनटाइड अनटू द वर्ड विद केयर, वो संसार की जो परवाह है उनकी परेशान नहीं कर उनसे परेशान नहीं करती, अर्थात वो सांसारिक मोह माया सांसारिक चिंताओं से क्या है, बिल्कुल मुक्त है। सांसारिक चिंताओं से वो परेशान नहीं होता है। और प्रिंसली लव और बलगर प्रीत, वह न तो राजा की इच्छा करता है कि राजा कोई उसके ऊपर कृपा करे, और न तो उन लोगों की बिल्कुल चिंता करता है जो छोटे मोटे लोग उसकी आलोचना करते हैं। अर्थात एक शब्दों में कहें तो वह न तो किसी राजा की कृपा की इच्छा करता है और न ही किसी साधारण लोग की आलोचना की उसे चिंता होती है। ठीक है, अब आइए इसी को इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूं। लिखा गया whose passions not his masters are, whose passions not his masters are। अब अगर यहां पर हम देखें, एंगर हो गया, लव हो गया, ये सब जो है उसके कंट्रोल में है। या एंगर और लव डू नॉट कंट्रोल हिज एक्शंस, और हिज एंगर, लव और द एम्बिशंस इज इन अंडर द कंट्रोल ऑफ द पर्सन हु इज लाइक दिस। ही मे बी एंग्री, he may be angry, or he may be in love, but he always behaves calmly as usual. His temper is balanced. Death has no fear for him. He is always ready to embrace it. He is not attached to the world. He does not pay any attention to love from gatemen or from the person who is in power, or to the criticism that common people expresses about him. He doesn't care, he don't care of it. These and other common feelings do not touch him at all. The life of such a man is sure to be happy. Such man controls his all the ambitions. ठीक है भैया, ये इसका आपका हो गया। आइए स्टेंजा नंबर 3 पे। स्टेंजा 3 क्या है पहले समझते हैं। अब राइमिंग स्कीम आप समझ गए होंगे, बड़ा आसान होगा। यहां पर देखें, फ्रीट फीट, ए ए, रिट्रीट ग्रेट, यहां पर क्या बी बी, राइमिंग स्कीम ए बी ए बी। ठीक है, राइमिंग वर्ड फ्रीट का, फीट, रिट्रीट का, ग्रेट। ठीक है, अब आइए समझते हैं। हु हैथ, अब देखिए हैथ आया तो तुरंत आप समझ गए होंगे कि ये हैथ नहीं है, ये आज के जीवन में क्या है, हैज है। ठीक है, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स, रूमर मतलब क्या होता है, अफवाह, अफवाह। फ्रीड, फ्रीड मतलब होता है मुक्त। हुज कंसाइंस, अंतरात्मा, अंतरात्मा क्या होती है, अंतरात्मा। रिट्रीट, रिट्रीट मतलब शरण। स्टेट, स्थिति। नीदर न तो, फ्लैटर्स, फ्लैटर्स मतलब चापलूसी करना। फीट, नॉर रुइन, इसे रुइन नहीं पढ़ते, रुइन, रुइन बर्बाद करना। ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब आतताई लोग, आतताई लोग, आतताई मतलब बदतमीज टाइप के लोग, परेशान करने वाले लोग। ठीक है, आइए मीनिंग समझते हैं। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, उसका जीवन अफवाहों से मुक्त है, उस व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त है। जैसे हम सबका जीवन बहुत सारे अफवाहों से भरा हुआ है। अरे कि वो गुटखा खाते हैं, वो पानी नहीं खाते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, उनको कोरोना हो गया है, उनको ये हो गया है, वो हो गया, विभिन्न प्रकार के अफवाह। यदि मैं कहता हूं यदि आपका दिमाग फ्री है, आप खाली बैठे हैं, तो पक्का है कि आप किसी न किसी का क्रिटिसाइज करेंगे, कोई न कोई अफवाह बनाएंगे,
अगर एक व्यक्ति कोई कुछ हो तो अगला व्यक्ति उससे 10 गुना ज्यादा कहानी जोड़ करके बताना शुरू कर देता है। तो हम सबका जीवन अफवाहों से भरा हुआ है, लेकिन ऐसे व्यक्ति उनका जीवन जो होता है वो अफवाहों से क्या होता है, बिल्कुल मुक्त होता है। Whose conscience is strong retreat, उसकी अंतरात्मा ही उसका सबसे बेहतरीन, सबसे मजबूत, सबसे दृढ़ शरण स्थली होता है। अर्थात वह केवल और केवल अपने आत्मा की आवाज सुनता है और अपने किसी की आवाज नहीं सुनता। और हम लोगों में क्या प्रॉब्लम है, हम लोग केवल मन की बात सुनते हैं और कोई भी हृदय की बात अपने सुनते उनते नहीं है। ठीक है। Whose state can neither flatter spirit, जिसकी स्थिति कि हम लोग चापलूसी नहीं कर सकते या वो किसी और व्यक्ति की चापलूसी करने से बहुत प्रभावित नहीं होता। हम सबके जीवन में क्या है कि अगर कोई अच्छाई हमारी बता दे तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं वाह 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 वाह, क्या बात कह दिया। जैसे आजकल के नेता लोगों की झूठी बड़ाई कर दीजिए, नेता लोग आपको ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति किसी झूठी या किसी चापलूसी भरे किसी भी बात से प्रभावित होने वाला नहीं है। नॉर रूइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और उसको सताने वाले या उसको बर्बाद करने वाले लोग महान नहीं बन पाते। ऐसे व्यक्तियों को बर्बाद करने वाले या सताने वाले लोग कभी महान नहीं बन पाते। ठीक है, चलिए आइए इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में आइए। लिखा गया हु हैड हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, द हैप्पी मैन इज अबव फॉल्स रूमर्स, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatter spirit. The man या the happy man या such a man is above false rumors. He is not influenced by them. If he has to face a position of danger or difficulty, he is protected and guided by his conscience. His mind is always balanced. False flattery does not fill him with vanity, and when he is ruined, he is not so sad that his enemies may feel victorious. ठीक है, आइए चौथे स्टेंजा पे बढ़ते हैं। Who envies none whom chance doth reach. अब आप लोग यहां से आप आराम से राइमिंग वर्ड वगैरह निकाल लिया करिए। ठीक है, राइमिंग वर्ड वगैरह अब आप लोग यहां से आराम से निकाल लिया करिए। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आप सबको नहीं आनी चाहिए, अगर आएगी तो आप मुझे बताना, मैं इसको और सही कर दूंगा। ठीक है, हु अब यहां पर देखिए एनवी मतलब होता है, एनवी मतलब क्या होता है, ईर्ष्या। ईर्ष्या दो मीनिंग होती है। एक होती है जीलस मतलब जो मेरी चीज है उसके लिए ईर्ष्या रखना जीलस है, और जो मेरी है ही नहीं उसके लिए ईर्ष्या रखना ये क्या है, ये एनवी है। जैसे मान लीजिए मेरी वाइफ है और मेरे साथ पिक्चर नहीं देख रही है या मेरे साथ देख रही है, मुझे जलन हो रही है, इसे हम जीलस कहेंगे। लेकिन मान लीजिए मेरी वाइफ है और किसी दूसरे के साथ जा रही है पिक्चर देखने, तो इसका मतलब वो मेरी चीज तो नहीं है, ऐसा कहोगे आप? नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ है और वो दूसरे के साथ जा रही है, ये मुझे जीलस हो रही है, क्यों यार, वो मेरी वाइफ है, मेरे साथ चले, है ना, दूसरे के साथ क्यों जा रही है पिक्चर देखना, ये तो जीलस हो गई। दूसरी चीज, मान लीजिए आपकी वाइफ है, आपके साथ पिक्चर देखने जाती है और मुझे तकलीफ हो रही है, उसकी वाइफ उसके साथ पिक्चर देखने क्यों जाती है, तो क्या तेरे साथ जाए? बताओ, उसी की वाइफ है, उसी के साथ जाएगी, लेकिन फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो इसे हम लोग एनवी कहते हैं। जो चीज तुम्हारी नहीं है उसके लिए तुम जल रहे हो, तो उसे क्या कहोगे? एनवी कहोगे। तो यहां पे क्या हो रही है? एनवी हो रही है। नन whom chance doth raise, डथ समझोगे, डज समझा जाएगा। रेज मतलब ऊपर उठा दिया या बड़ा बना दिया, या संयोग से वो बड़ा आदमी बन गया, महान बन गया। नॉर वाइस मतलब क्या होता है? वाइस मतलब क्या होता है भैया? वाइस और वर्च्यू दो चीज है, वर्च्यू और वाइस। वर्च्यू मतलब होता है गुण, वाइस मतलब होता है अवगुण।
अवगुण, ठीक है, अवगुण। हु नेवर अंडरस्टूड, डीपेस्ट, डीप का सुपरलेटिव डिग्री है वुंड, वुंड मतलब घाव, प्रेज मतलब प्रशंसा, रूल ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, गुड मतलब अच्छाई, अच्छा भी होता है, यहां पर अच्छाई, ठीक है, ये आपकी मीनिंग हो गई, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप सब। अब देखिए लिखा गया हु एनवीज नन whom chance doth reach, वो ऐसे व्यक्तियों से बिल्कुल ईर्ष्या नहीं रखता, बिल्कुल जलन नहीं रखता, जो अवसर से या संयोग से जो महान हो गए हैं, ऐसे व्यक्तियों से जो संयोग से प्रकट कर लिए हैं, ऐसे व्यक्तियों से वो बिल्कुल ईर्ष्या नहीं करता। नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, वह यह कभी नहीं समझता कि हाउ डीपेस्ट वुंड्स, कितना गहरा घाव होते हैं, अर्थात जब झूठी प्रशंसा की जाती है, जब झूठी प्रशंसा की जाती है तो कितने गहरे घाव होते हैं, अर्थात ये कहें कि झूठी प्रशंसा से वो प्रभावित होता ही नहीं है। ना रूल्स ऑफ स्टेट, उसके लिए राज्य के नियमों की कोई चिंता नहीं होती, वो राज्य के नियमों की कोई परवाह नहीं करता, लेकिन रूल्स ऑफ गुड, परंतु वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है। अब अगर इंग्लिश में समझें तो इंग्लिश में देखें, who envies none whom chance doth raise, nor wise who never understood. A man who wants to lead a happy life has these qualities in him. He does not feel any ill will for those who have become great by chance or by dishonest means. How deepest wounds are given with praise, not rules of state but rules of good. He does not know that much harm can be done to a person by praising him. He never does it. He does not recognize any other rules of government except the rules of goodness. Except the rules of goodness. Stanza number 5. Who God doth मतलब does late and early play. लेट का मतलब यहां पर आपको अर्थ निकलेगा शाम से, देर न समझिएगा। अर्ली का अर्थ निकलेगा सुबह से। देखिए यही पोएट्री का मजा है, पोएट्री का मजा यही है कि शब्दों का मीनिंग इतना गजब गजब निकलता है कि यदि शब्दों के मीनिंग में आप अच्छे से पारंगत नहीं है तो आप उस पोएट्री का, उस पोएम का अच्छा कोई मीनिंग समझा नहीं पाएंगे। प्रे, प्रे मतलब प्रार्थना करना, ग्रेस, ग्रेस मतलब कृपा, गिफ्ट्स टू लेंड, गिफ्ट्स मतलब उपहार देना है, उपहार लेने के लिए, ठीक। एंटरटेन मतलब मनोरंजन करना, हार्मलेस मतलब अच्छे दिन, जो हानि जिसमें न हो, वेल चूजन अच्छी अच्छी किताबें, फ्रेंड अच्छे अच्छे मित्र, ठीक है। रामी स्कीम देखेंगे ए बी ए बी, यही रामी स्कीम आपको हमेशा मिल रही है, ए बी क्या मिल रही है, ए बी, यही रामी स्कीम आपको यहां पर भी मिलेगी। क्लियर है? चलिए अब देखिए लिखा गया है हु डथ लेट एंड अर्ली, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो सुबह शाम भगवान की प्रार्थना करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस, किसके लिए, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए, देन गिव्स टू लेंड। वाह वाह क्या बात कह रहा है, वह भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सुबह शाम प्रार्थना करता है, वह किसी फल की, किसी गिफ्ट की, किसी उपहार की, किसी धन दौलत की इच्छा के लिए भगवान की प्रार्थना नहीं करता, अर्थात वह निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रार्थना करता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वो अपने दिनों को, वो अपने किसी दिन को विद वेल चूजन बुक्स एंड फ्रेंड्स, वो किसी अच्छी अच्छी किताबों और अच्छे अच्छे मित्रों के साथ अपने समय को व्यतीत करता है, अपने समय को बिताता है। ऐसा व्यक्ति, फिर से बताता हूं एक बार, ऐसा व्यक्ति जो भगवान की सुबह और शाम प्रार्थना करता है,
किसके लिए प्रार्थना करता है? भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना करता है। भगवान के द्वारा किसी धन दौलत समृद्धि के लिए प्रार्थना नहीं करता। ऐसा व्यक्ति अपने दिन को, अपने समय को अच्छे अच्छे किताबों के साथ और अच्छे अच्छे मित्रों के साथ व्यतीत करता है, बिताता है। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखिए, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन ही गिफ्ट्स टू लेंड, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friends. This life is full of hopes. So, we should hope, we should do everything. But for a happy life, it is necessary that we all should be godly. In a simple word, if I want to say that we should believe in God, not believe in the men living on the earth. The man who wants to lead a happy life should pray to God every day in the morning as well as in the night. He should do in the hope of obtaining God's mercy and not for any other advantages. Not for any other advantage. His amusement should be pure. He should do no harm for any other advantage. His amusement should be pure. He should do no harm to anyone and should pass his day cheerfully in the company of a good book or a good friend. Okay? Next and last for today. This man is free from servile band. राइम स्कीम अगर आप देखें तो ए बी ए बी, एक बार आप देख लोगे वही राइम स्कीम हर जगह चलती रहेगी। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैन। फ्री मतलब होता है स्वतंत्र, यहां पर फ्री मतलब मुक्त होना समझिएगा आप, स्वतंत्र समझना, स्वतंत्र। सर्वाइल मतलब गुलामी, गुलामी। बैंड्स मतलब बंधन। होप टू राइज, होप मतलब आशा, राइज मतलब उठने की, उन्नति करने की। फियर मतलब भय, फॉल, फॉल मतलब गिरने की, अवनति होने की। लॉर्ड, लॉर्ड मतलब मालिक। हिमसेल्फ मतलब स्वयं का। लैंड्स, लैंड्स मतलब जमीन। हैविंग नथिंग, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। ऑल, ऑल मतलब सब कुछ। लिखा कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो गुलामी की दास्ता के बंधनों से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल मुक्त होते हैं। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, उसे न तो बहुत अधिक उन्नत कर लेने की, न तो उसे बहुत ऊंचा उठने की आशा होती है और न ही अवनति होने का अर्थात उसे गिर जाने का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, though not opulent and having nothing, he hath all. Though not opulent, यद्यपि वो सांसारिक संपत्ति का मालिक नहीं है, यद्यपि वो सांसारिक संपत्ति का मालिक नहीं है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, परंतु वो स्वयं का मालिक है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास, कवि कहता है कि उसके पास हैविंग नथिंग, कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ है। क्यों? क्योंकि संतोषम परम सुखम, क्योंकि उसके पास क्या है? संतोष का धन है। यहां पर फिगर ऑफ स्पीच बहुत पूछता है आपसे। हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, इसमें बहुत बार फिगर ऑफ स्पीच पूछता है, ऑक्सीमोरन है। यहां पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है, विरोधाभास। अब हिंदी तो उतना ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा, विरोधाभास इसे कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, बहुत अच्छी लाइन है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड। ऐसे व्यक्ति जीवन में गुलामी के बंधनों से, दास्तान के बंधनों से मुक्त रहते हैं। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, ऐसे व्यक्तियों को न तो बहुत ऊंचा उठने की आशा होती है और न ही नीचे गिरने का कोई भय। चाहे दो नॉट ऑफ लैंड्स, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, चाहे वो संसार की संपत्ति का मालिक हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु वो स्वयं का मालिक है, अर्थात उसे संतोष है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल,
इसलिए कवि कहता है कि उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी संसार की हर चीज उसके पास अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? क्योंकि संतोष उसके पास अवेलेबल है। कंटेंटमेंट इज बेस्ट हैप्पीनेस। आइए अंग्रेजी में एक्सप्लेन करते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल पैंस of hope to rise or fear to fall, Lord of himself, the not of lands, and having nothing he hath all. ये लाइन मुझे सबसे पसंदीदा लाइन है इस चैप्टर की। This life is full of hopes and fears. The man who wishes to lead a happy life should avoid both. Should avoid both hopes and fears. He should not work like a slave in the hope of successful achievements. He should not fear to face failure. These things should not disturb him. These things should not disturb him. He should be master of himself, although he is no worldly possession. Although he is not anything, but he should be the master of himself. Though poor, he will be rich in heart. Though poor he will be, rich in heart. He will have self-respect and his outlook will be independent. Got it? Next. पूरा तो ये आपका पोएम हो गया। आपको पूरा पोएम हमने समझा दिया। अब बात आती है सेंट्रल आइडिया की। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है पूरे पोएम का निचोड़। उसमें से पूरी एकदम खास बातों को निचोड़ करके आपके सामने प्रस्तुत कर देना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। और ये इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन में पक्का पूछा जाता है। दूसरी कि अगर ये कहानी हमने पढ़ा तो हमको इस कहानी से शिक्षा क्या मिली? सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हमने ये कहानी पढ़ा तो हमको क्या शिक्षा मिली? तो शिक्षा ये मिलती है, हमारे कवि सर हेनरी वॉटन जी ये बताना चाहते हैं कि सांसारिक वस्तुएं या सफलता आनंदमय जीवन के लिए आवश्यक नहीं होती। यदि कोई भी मनुष्य सुखी जीवन व्यतीत करना चाहता है तो सबसे पहले उसे समस्त लालच, भय से मुक्त रहना पड़ेगा। उसे शुद्ध हृदय वाला होना चाहिए। पहले उसका हृदय शुद्ध होना चाहिए। उसके ऊपर स्वयं का अधिकार होना चाहिए। वह स्वाभिमानी हो। पहले ईर्ष्या एवं झूठी प्रशंसा जैसी साधारण बुराइयों से वह दूर रहना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। और यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी चीजें मौजूद है तो वो जिंदगी का सबसे अधिक आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहा है। सबसे सुखी जीवन वही व्यतीत कर रहा है। ठीक है? तो सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए मन में भय, लालच, ये सभी चीजें नहीं होनी चाहिए। झूठी प्रशंसा सुनने की आदत नहीं होनी चाहिए नेताओं के जैसे। ठीक है? आइए सेंट्रल आइडिया देखते हैं। ये आपके लिए मैंने लिखा है एक प्यारा सा सेंट्रल आइडिया। एक प्यारा सा सेंट्रल आइडिया आपके लिए लिखा। क्या लिखा? सेंट्रल आइडिया आप देख ही रहे हैं, लिखा हुआ है। इन द पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, सर हेनरी वॉटन, जो सर हेनरी वॉटन के द्वारा लिखा गया कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ है, वी लर्न दैट वर्ल्डली पोजीशन, हम लोगों ने ये सीखा कि जो सांसारिक स्वामित्व है, प्रभाव है, अधिकार है, एंड वर्ल्डली सक्सेस, और जो सांसारिक सफलता है, आर नॉट नेसेसरी फॉर हैप्पी लाइफ। वो एक अच्छे जीवन के लिए, प्रसन्नमय जीवन, आनंदमय जीवन के लिए जरूरी नहीं है। इफ अ मैन वांट्स टू लीड अ हैप्पी लाइफ, यदि एक व्यक्ति अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता है, प्रसन्न चित्त जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो ही शुड अवॉइड ऑल टेम्पटेशन एंड फियर्स। उसे हर एक प्रकार का प्रलोभन और डर छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। He should be pious, उसे पवित्र होना चाहिए। He should have self respect, उसे खुद की इज्जत होनी चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए, सेल्फ पोजीशन, स्वाधिकार